हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अध्याय किशोरावस्था की ओर का भाग 3 पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संतति का लिंग निर्धारण, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन और कीट एवं मेढक में हार्मोन का योगदान। और इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं सरिता नाम की महिला की कहानी से। सरिता जो है वह पहली बार माँ बनने वाली है और वह हमेशा इसी चिंता में लगी रहती है कि उसको लड़की होगी या फिर लड़का। तो बच्चों, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले उसका लिंग क्या होगा? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने पहले गुणसूत्रों के बारे में तो पढ़ा ही होगा और इन्हीं गुणसूत्रों की सहायता से हम किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, परंतु इसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वह कायिक गुणसूत्र होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और इसी लिंग गुणसूत्र के द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी भी बच्चे का लिंग क्या होगा। और ये लिंग गुणसूत्र पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। यानी कि पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वह X और Y होता है और महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वह XX होते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें, यदि जन्म की प्रक्रिया में Y शुक्राणु से जब X अंडाणु मिलेगा तो जो शिशु विकसित होगा वह एक नर होगा। और यदि X शुक्राणु से जब X अंडाणु मिलेगा तो जो शिशु विकसित होगा वह मादा होगी। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में आपने एक चीज पर गौर किया कि किसी भी बच्चे का जो लिंग है वह उसके पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि उसकी माता के गुणसूत्रों पर। क्योंकि जो पिता के गुणसूत्र होते हैं, जो कि X और Y होता है, उसी से यही निर्धारित होता है कि जो शिशु है वह लड़का होगा या फिर लड़की है। तो बच्चों, हमने लिंग हार्मोन्स के बारे में तो जान लिया। अब हम चर्चा करते हैं कि लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य और कौन से हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि। ये जो आप छोटे से मटर के दाने की तरह एक हरे रंग का भाग देख रहे हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में है, उसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह हमारी किडनियों के पास स्थित होती है। इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह हमारे लीवर के पास स्थित होती है। और इसके बाद आता है वर्षण। वर्षण जो है वह केवल पुरुषों में होता है। और फिर हमारा आखिरी है अंडाशय। अंडाशय जो है यह हार्मोन केवल महिलाओं में होता है। तो चलिए अब हम इन सभी हार्मोन्स के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और यह, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, कितनी छोटी सी है, बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर। इसी कारण से यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंततः द्रवी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसके बाद है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह हमारे गले में स्थित होती है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है और यदि यह थायरॉक्सिन
हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा गले का हिस्सा है वह फूलकर गुब्बारे की तरह मोटा हो जाता है और इस बीमारी को घेंगा या फिर गोइटर भी कहा जाता है। हमारा अगला हार्मोन है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह हमारे लीवर के पास स्थित होती है और यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में इंसुलिन स्रावित नहीं करेगा तो इससे हमें मधुमेह रोग भी हो सकता है। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वह हमारी किडनी के पास स्थित होती है और यह एड्रेनल हार्मोन को स्रावित करती है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपको कोई डांटता है या फिर आपको परीक्षा से पहले जो चिंता का अनुभव होता है वह इसी हार्मोन के कारण होता है। एड्रिनल ग्रंथि के कारण ही हम क्रोध, संकट या तनाव को महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य विकसित होते हैं उसी प्रकार अन्य जीव जैसे कि कीट इत्यादि भी विकसित होते हैं। तो क्या उनमें भी हार्मोन का कोई योगदान होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बच्चों, आपने कीटों के जीवन चक्र के बारे में तो पहले पढ़ा ही होगा। आप ये भी जानते हैं कि उन्हें अपने वयस्क रूप में आने के लिए कितने सारे चरणों से गुजरना पड़ता है और लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कायांतरण की इस प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ, कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और मेंढकों में यह प्रक्रिया थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी मेंढक को वयस्क रूप में आने के लिए यह जरूरी है कि वह जिस पानी में रह रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपस्थित हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह अपने वयस्क रूप में नहीं आ पाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा संतति का लिंग निर्धारण, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन और कीट एवं मेंढक में हार्मोन का योगदान। हमारी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जननात्मक स्वास्थ्य, किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम एवं योग और नशीली दवाओं का निषेध। धन्यवाद बच्चों।